चलिए, घटना सार को कंप्लीट करने के क्रम में ये क्लास 12 है, ठीक है। इससे हम 11 क्लास तक कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक। अब इसमें क्या है कि आपको क्या करना है कि जो जो चीज़ें हम महत्वपूर्ण बताते जाएंगे, आपको अपने पास मैगजीन रखनी है, और जिन जिन चीज़ों पर हम निशान लगाते जाएंगे उन पर आपको निशान लगाते जाना है, ठीक है। और जो जो चीज़ हम बताते जाएं उन्हें आपको सही से याद करना है, पूरी मैगजीन को याद करने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर मान के चलो आपके पास मैगजीन नहीं है, तो आपको क्या करना है कि हम जो टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, आप वहाँ से याद करेंगे, ठीक। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले कुछ के मैसेजेस मुझे मिले हैं, तो इंग्लिश मीडियम वालों के भी जो है पीडीएफ जल्दी ही कन्वर्ट करके दे दी जाएगी, ठीक है। आज ही प्रयास किया जाएगा कि आपको पिछली जो पीडीएफ दी गई हैं, जो कि सिर्फ हिंदी की दी गई, इंग्लिश की नहीं दी गई हैं, आपको दे दी जाए, ठीक। और दूसरी बात एक और कि इनका टेस्ट ही बहुत जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट का भी 1-2 मैसेज थे, वो भी मैंने देखा है, कंसीडर किए हैं, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, बहुत जल्दी ही टेस्ट जो है इसका कंडक्ट कराया जाएगा, इसके प्रश्न बनाने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। चलो तो पढ़ लेते हैं। तो पहली ये है कि बायोफार्मास्यूटिकल्स गठबंधन का बायोफार्मास्यूटिकल्स अलायंस का जो है गठन किया गया है। तो देखो, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, और वो ये है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी दवा प्रदर्शनी है, ठीक है, उसका नाम है बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन, ठीक है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो इसका ना आयोजन किया गया था सैन डिएगो में, जो कि यूएस का एक शहर है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई हमारे कि दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रदर्शनी है दवाओं की वो है बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन, और उसका आयोजन सैन डिएगो में यूएस में किया गया था, ठीक है। ठीक है, उसमें क्या, तो इसमें ना एक गठबंधन बनाया गया, और वो गठबंधन काम, उस गठबंधन में किस किस ने भागीदारी निभाई, मतलब उस गठबंधन का कौन कौन सदस्य है, वो है भारत, और एक है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है दक्षिण कोरिया, और चौथा है जापान, और पांचवा यूरोपीय संघ। इन पांचों ने मिलकर के इस अलायंस का गठन किया है। किसका? इसका नाम है बायो फार्मास्यूटिकल्स अलायंस, ठीक है। चलो ठीक है, इसका काम क्या होगा? देखो, नॉर्मली आपने क्या देखा है, आपने देखा होगा कि जो दवाएं होती हैं एलोपैथिक की, उन दवाओं को बनाने में ना कई केमिकल्स का यूज होता है, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स का यूज होता है। लेकिन जो बायोफार्मा जो मेडिसिन होती है ना, बायोफार्मा मेडिसिन में इन दवाओं का यूज नहीं होता, ठीक है, इन दवाओं का यूज नहीं होता। चलो देख लेते हैं एक बार इसके बारे में। देखो, इसमें दिखा है कि तो फिर किस तरह की चीज़ों का होता है। देखो, यह उन दवाओं से अलग होती हैं जो विभिन्न रसायनों का उपयोग करके, यानी कि बहुत सारे केमिकल्स का यूज करके बनाई जाती हैं, ठीक है। ये इस तरह की दवाएं नहीं होती। कैसी होती हैं? तो देखो, उन दवाइयों के उत्पादन के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, जो मुख्य रूप से प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या आता है उन्होंने बताया कि डीएनए आता है, आरएनए आता है, या एंटीसेंस ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। ये सब का यूज किया जाता है इन दवाओं को बनाने में। किस तरह की दवाओं को बनाने में? बायो फार्मा मेडिसिन को बनाने में, ठीक है। चलो, ये बात कही गई। आपको पता है केमिकल्स बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों का यूज किया जा रहा है, और फ्यूचर में भी लोग उन मेडिसिन को रिप्लेस करके इन मेडिसिन को जो है यूज करेंगे भविष्य में, क्योंकि इनका जो है साइड इफेक्ट होता है वो न के बराबर होता है, ठीक है। और कोविड-19 में कुछ दवाओं की जो है कमी पड़ गई थी, तो उन सब चक्करों को ध्यान में रखते हुए ये दिमाग में तो आपकी रहेगी, ये जो अलायंस है इसकी शुरुआत की जा रही है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बस इतनी सी चीज़ आपको दिमाग में रख ली, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है, बस इतनी सी आपको दिमाग में रखनी है। साथ ही इन देशों का सही से नाम याद रखना है, ठीक है। पहली बात क्या कि इन सारे देशों का नाम याद रखना है, किस किसने इस अलायंस को शुरू किया है। दूसरी बात ये कि बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024, इसका जो आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था? सैन डिएगो में, जो कहाँ पर है? यूएस में। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। बायो फार्मास्यूटिकल्स गठबंधन अलायंस का अगर गठबंधन किया गया है, तो बायो फार्मा मेडिसिन होती क्या है, ठीक है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि नॉन केमिकल यूज मतलब करके, और यूज करके विदाउट केमिकल को यूज करे और बनाई जाती हैं, ठीक है। अगला है 21वीं सांग्रीला वार्ता। देखो, सांग्रीला वार्ता के बारे में देख लेते हैं कि एशिया प्रशांत प्रमुख रक्षा बैठक सांग्रीला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, ठीक है, इसको एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, का 21वां संस्करण 2 जून 2024 को सिंगापुर में समाप्त हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है। अब दूसरी क्या कि सांग्रीला जो वार्ता है वो 31 मई से 2 जून 2024 तक सिंगापुर के सांग्रीला होटल में आयोजित की गई थी। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्रों और दुनिया के अन्य हिस्सों में से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ये जो सांग्रीला वार्ता है ना, ये हमेशा सिंगापुर में ही आयोजित की जाती है, और सिंगापुर में एक होटल है जिसका नाम है सांग्रीला होटल, ठीक है, ये उसी में आयोजित की जाती है हमेशा, इसीलिए इसका नाम सांग्रीला वार्ता पड़ गया है, ठीक। और इसके तहत ना जो इंडो पैसिफिक रीजन में सुरक्षा और सुरक्षा इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ये एक कन्वेंशन होता है, जिस पर बैठ के बात की जाती है कि कैसे हम इसकी स्थिरता को बनाए रखें और कैसे इसकी सुरक्षा को जो है बेहतर कर सकें, ठीक है। देखो, बैठक का स्थायी स्थल
सिंगापुर का सांग्रीला होटल है, जैसा कि भी मैंने बताया। अब यह बैठक सांग्रीला वार्ता के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। और दूसरी चीज़ ये कि पहला एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, पहला एशियाई सुरक्षा सम्मेलन यानी कि सांग्रीला वार्ता 2002 में आयोजित की गई थी, ठीक है। ये जो सांग्रीला वार्ता है सबसे पहले कब आयोजित की गई थी? 2002 में, ठीक है। अब कह रहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण 2020 और 2021 में इसको रद्द कर दिया गया था, ठीक। चलो आगे कह रहा है सांग्रीला वार्ता 3 दिवसीय कार्यक्रम है। कितने? 3 दिवसीय कार्यक्रम है, लेकिन मुख्य कार्यक्रम दूसरे दिन होता है। इसका जो उद्घाटन है वो सामान्य तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव के द्वारा किया जाता है। इस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के जो रक्षा सचिव है लॉयड ऑस्टिन थे। हालांकि ये नाम नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए हल्का सा। और चीनी रक्षा मंत्री प्राय अगले दिन के सत्र की शुरुआत करते हैं, ठीक है। दूसरे दिन कौन करते हैं? दूसरे दिन करते हैं ये जो यूएस के रक्षा सचिव है वो, और जो तीसरे दिन है वो चीनी रक्षा मंत्री करते हैं, ठीक है। इस वर्ष चीन की प्रतिनिधि इस वर्ष चीन का प्रतिनिधित्व तो उनके रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग ने किया था। ये भी नाम याद करने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक। अब ये इसको किसने नाम दिया या कैसा, ये सब चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण इस बार इसलिए नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा भी नहीं है, भारत ने इसमें भागीदारी भी नहीं निभाई है, ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है भी नहीं इतना ज़्यादा। तो इस बार भारत का प्रतिनिधित्व नहीं था। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांग्रीला डायलॉग को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखनी है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद करने वाली है नहीं, इतनी हमने जो बात बता दी वही है बस, ठीक है। चलो अगला है कि स्लोवेनिया सहित नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फ़लस्तीन को या फ़िलिस्तीन को जो है राज्य की मान्यता दे दी है, यानी एक देश की मान्यता दे दी है, ठीक है, ठीक है, फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी है। यहाँ पर आपको पता है, एक आपको पता होगा, आपके दिमाग में होगा, ये पीसीएस में भी एक बार प्रश्न आ चुका है। इसको बोला जाता है टू स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? टू स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। इसके तहत क्या है कि ये देखा जाता है कि जो देश हैं वो केवल एक देश यानी कि केवल फ़लस्तीन को मान्यता देते हैं, या फिर सिर्फ इजराइल को मान्यता देते हैं, या फिर कुछ देश ऐसे हैं जो फ़लस्तीन को और इजराइल को दोनों को मान्यता देते हैं। तो आपको पता है फ़लस्तीन और इजराइल का इशू बहुत समय से बना हुआ है, ठीक है। अब पहली समस्या ये थी कि इजराइल को जो है मान्यता नहीं देते थे देश, ठीक है, तो वही इजराइल को हम मानते ही नहीं। अरब देश ऐसे हैं जो इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं, ठीक है। कुछ देश ऐसे हैं जो फ़लस्तीन को मान्यता नहीं देते हैं, ठीक है, जो इजराइल के सपोर्टर हैं। तो अब क्या है कि जो फ़लस्तीन और इजराइल दोनों को मान्यता दी जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है टू स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी संदर्भ में हमेशा ये चर्चा की जाती है टू स्टेट सॉल्यूशन की, ठीक है। तो अब इन्होंने मान्यता दी है, तो ये महत्वपूर्ण है नहीं कि किन देशों ने हाल ही में मान्यता दी है, ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, प्रश्न इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। 3 यूरोपीय देशों में नॉर्वे फ़लस्तीन राज्य की मान्यता की घोषणा करने वाला पहला देश था, ये देख लेना एक बार, ठीक है। अब ये 2 राज्य समाधान, जैसा कि मैंने अभी बताया, टू स्टेट सॉल्यूशन की बात की जाती है, ये इसी संदर्भ में की जाती है, और ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं नहीं याद करने वाली, ठीक है। अब ये भी कुछ लाइन है, ये भी कुछ महत्वपूर्ण है नहीं असल में देखा जाए तो, कि ये देशों ने इसको मान्यता दी है, बिल्कुल देखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो यूएन के 193 सदस्य हैं, उनमें से 142 देश ऐसे हैं जो इसको मान्यता दे चुके हैं, ठीक है। तो किस किस को आप याद रखोगे, तो ज़्यादा दिमाग में देने वाली बात है नहीं। हाँ हल्का सा दिमाग में रखना है कि अगर हम देखें तो नॉर्डिक कंट्रीज़ देखें तो ये मान्यता दे चुके हैं, स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड हुआ, स्लोवेनिया हुआ, ये मान्यता दे चुके हैं, हल्का सा दिमाग में ये रखना है, ठीक है। इस वोटिंग से फ़लस्तीन यूएन का सदस्य तो नहीं बन सका, बल्कि सदस्यता हेतु क्वालिफाई कर लिया है। मतलब अभी भी बस ये चीज़ याद रखनी है कि क्या हुआ था कि देखो, फ़लस्तीन को यूएन का सदस्य बनाने संबंधी प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें 193 सदस्यों में से 143 देशों ने फ़लस्तीन के पक्ष में वोट दिया था, और 9 ने इसके विरोध में वोट किया था, और 25 ने जो है मतदान में भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो इससे जो फ़लस्तीन है वो यूएन का हिस्सा तो नहीं बना है, लेकिन हाँ ये है कि इससे वो ना उसने सदस्यता के लिए ना, प्री सदस्यता के लिए क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं। तो अभी जो फ़लस्तीन है वो यूएन का हिस्सा भी नहीं बना है, ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है। ये चीज़ें जानकारी के लिए होती हैं ताकि कोई कॉन्सेप्चुअल टाइप के प्रश्न आए तो उनमें हमें ये हल्का सा दिमाग में रहना चाहिए, बाकी इनसे रिलेटेड कोई फैक्ट नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला जाते हैं, अगला है कि विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024, ठीक। अच्छा ठीक है, अब इसमें ना आपको याद रखना है 2 चीज़ों को, एक है गैंडा और एक है देवदार, ठीक है। अगर जीवों के मामले में देखा जाए कि सबसे ज़्यादा ज़्यादती किसके साथ हुई है तो वो है गैंडा, ठीक है। और अगर वृक्षों में देखा जाए तो वो है देवदार, ठीक है। एक बार इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। देखो, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय यानी कि UNODC, ठीक है, UNODC द्वारा 13 मई 2024 को जारी 2024 की विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 कहा गया है, जिसे कि 2015 से 2021 के दौरान गैंडे और देवदार वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पतियां प्रजातियां थीं। ये कहना चाह रहे हैं कि 2015 से 2021 के बीच में
2015 से 2021 के बीच में देखो इलीगल तरीके से अगर मतलब जानवरों को मारना और उनके सींग या फिर उनके खुर या फिर उनकी चमड़ी बेचते हैं लोग, ठीक है। तो ये सब इलीगल तरीके से किया जाता है। तो ये जानवरों के साथ भी किया जाता है, ये वृक्षों के साथ भी किया जाता है, ठीक है। तो हर तरह की प्रजातियों के साथ किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि 2015 से 2021 तक सबसे ज़्यादा अगर इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ की गई हैं किसी जानवर पे, तो वो गेंडे पर की गई हैं। गेंडा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है इससे। और अगर वृक्षों में देखा जाए, ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये देवदार वृक्ष के ऊपर सबसे ज़्यादा की गई है, ठीक है। ये इन्होंने बात कही है इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये देखो 29% के साथ गेंडे के सींग का बाजार पशु प्रजातियों में सबसे बड़ा हिस्सा था। इसके बाद पेंगोलिन के शल्क थे 28% के साथ दूसरे, और हाथी के दांत जो है 15% के साथ तीसरे स्थान पर थे। अब दिमाग में क्या रखना है कि देखो सबसे ज़्यादा तो ठीक है गेंडा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर पूछा जाए तो वो हुआ है पेंगोलिन, ठीक है। इसके जो शल्क हैं यानी कि इसके जो बाल हैं उनकी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा अवैध रूप से तस्करी होती रही है, ठीक है। और अगर तीसरे नंबर पर देखा जाए तो वो है हाथी का दांत, ठीक है। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। मार्केट में जो इलीगल रूप से तस्करी हुई है किसकी हुई है, एक तो गेंडे के सींग की हुई है सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पर पेंगोलिन के शल्क की हुई है, और तीसरे नंबर पर हाथी के दांत की हुई है, ठीक। अच्छा, अब आगे कह रहा है कि वैश्विक अवैध पशु व्यापार से सर्वाधिक प्रभावित अन्य पशुओं में ये दिए हुए हैं। चलो ठीक है, ये तो नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक, ये नहीं आएंगे। एक बार नज़र मारना चाहो तो देख लेना, ठीक। जहाँ तक वस्तु यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ ये कि पौधों में अगर देखें तो देवदार है, महोगनी है, हॉलीवुड और गुइयाकम जैसे अन्य सेम्पीडेल्स ने 47% के साथ सबसे बड़ा बाजार बनाया, ठीक है। और इन पौधों में जो है देवदार सबसे ज़्यादा, इसके अलावा महोगनी, हॉलीवुड और गुइयाकम इनका भी ठीक ठाक रोल है, ठीक है। रोजवुड वगैरह भी है, ठीक। ये देखो रोजवुड 35% के साथ दूसरे स्थान पर है, और अगरवुड, रामिन और यूकेलिप्टस जैसे अन्य मारिटल्स 13% के साथ तीसरे स्थान पर है। तो आपको याद क्या रखना है, पहले नंबर पर देवदार है और दूसरे नंबर पर रोजवुड है, ठीक है। अगर हमने जीवों में देखा तो हमने क्या देखा, हमने जीवों में देखा कि भाई पहले नंबर पर कौन है सबसे ज़्यादा प्रभावित, पहले नंबर पर है गेंडा, ठीक है। पहले नंबर पर है गेंडा, दूसरे नंबर पर है पेंगोलिन, ठीक है, दूसरे नंबर पर पेंगोलिन, और तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर है हाथी, ठीक है। क्योंकि हाथी के दांत सबसे ज़्यादा तस्करी किए जा रहे हैं, पेंगोलिन के शल्क और जो है गेंडा के जो है वो जो सामने का जो एक सींग होता है वो, ठीक। और वहीं हम पौधों में देखें तो सबसे ज़्यादा जो है देवदार किया जा रहा है, और दूसरे नंबर पर जो है रोजवुड किया जा रहा है, ठीक है, तस्करी, ठीक है। और तीसरे नंबर पर हम देख सकते हैं कि इसके अलावा अगरवुड, रामिन और यूकेलिप्टस हैं, ठीक। चलो आगे देखें, अगर वस्तुओं में हम देखें, ये हमने देख लिया, जीवों में देख लिया हमने, और इसके अलावा हमने क्या देखा, मतलब पौधों में भी देख लिया। अगर हम वस्तुओं में देखें तो देखो मूंगे और प्रवाल, ठीक है, मूंगे और प्रवाल के टुकड़े सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। 2015-16 के दौरान जब्त की गई सभी वस्तुओं में से 16% इसी के थे, ठीक है, मूंगे और प्रवाल, ठीक है। तो ये वस्तुओं में मूंगे और प्रवाल सबसे ज़्यादा जो है इलीगल जो है तस्करी की जाती है इनकी, ठीक है। रिपोर्ट में आधिकारिक डेटा वर्ष 2015 से 21 के दौरान 162 देशों और क्षेत्रों में अवैध व्यापार का दस्तावेजीकरण है, यानी कि पिछले 2015 से 21 के दौरान 162 देशों का जो है अध्ययन करने के बाद ये रिपोर्ट जो है प्रकाशित की गई है, ठीक। इतनी चीज़ें याद रखनी है बस। अगला है कि फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया सूची जारी की गई है 2024 की। उसमें बताया है कि प्रतिष्ठित व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स ने 16 मई 2024 को 30 अंडर 30 एशिया सूची का अपना 9वां संस्करण जो है जारी किया है, ठीक है। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के 300 युवा उद्यमी, नेता और अग्रणी शामिल किए गए हैं, ठीक। अब इसमें हमें देखना है कि एशिया में टॉप रैंकर कौन है और उसमें भारत के कौन कौन है, ठीक। चलो देख लेते हैं एक बार। देखो 9वें संस्करण में इस रिपोर्ट के बारे में बता रहा है कि भारत में 86 प्रविष्टियाँ शामिल थीं। जो टॉप 300 थे उनमें से 86 प्रविष्टियाँ भारत से थीं, जिसमें स्टैटिक इंडिया के सह संस्थापक अक्षित बंसल ये 29 रैंक पर हैं, राघव अरोड़ा ये 28 पर हैं, और भाग्यश्री जैन ये 29 शामिल हैं, ठीक है। सह संस्थापक अक्षित बंसल 29 के, और राघव अरोड़ा 28 के, और भाग्यश्री जैन ये 29 की, ठीक है, एज है ये, ठीक। 2024 में सूची में 21 देशों और क्षेत्रों में से 300 प्रविष्टियाँ शामिल हैं। मतलब टोटल रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं, भारत से सबसे अधिक 86 प्रविष्टियाँ थीं, उसके बाद चीन से, फिर उसके बाद में जापान से, फिर सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और ये सब है, ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि ठीक है, आपको याद ये रखना है कि जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है फोर्ब्स की 30 अंडर 30, उसमें सबसे ज़्यादा देश किस देश के लोग हैं, तो वो है, आपको याद रखना है भारत के। कितने हैं, 86, ठीक है। 9वीं रिपोर्ट थी, उसमें 86 भारतीय हैं, ठीक, टॉप 300 में। अच्छा ठीक है, उसमें से अक्षित बंसल, राघव अरोड़ा और ये भाग्यश्री, ये भी याद रखने, ये इंडिया के हैं जिन्होंने टॉप किया है, ठीक है, भाग्यश्री जैन। और इसके अलावा आपको फिर ये याद रखना है कि ठीक है, पहले नंबर पर भारत था, इसके अलावा दूसरे तीसरे पर कौन था, तो दूसरे पर याद रखना है आपको चीन था, और तीसरे पर जापान, ठीक है। इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है।
अब कह रहा है कि देखो ये भी चीज़ देख लो कि फोर्ब्स की जो 30 एशिया सूची है उसमें 30 वर्ष से कम उम्र के युवा उद्यमियों, नेताओं और अग्रणी नेताओं को दर्शाया गया है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में नवाचार चला रहे हैं और उद्योगों में बदलाव ला रहे हैं। ठीक है, देखो 30 उम्र से कम के ऐसे लोग जो एशिया क्षेत्र में अपना कोई मतलब बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, और कोई ना नवाचार को लेके आ रहे हैं वो, तो ऐसे लोगों को इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कितने लोग थे टोटल 300 लोगों को शामिल किया जाता है। ठीक है, 300 लोगों को शामिल किया जाता है और 300 लोगों को शामिल किया जाता है और इसमें जो भारत के थे वो 86 लोग थे। ठीक है, इसमें भारत के कितने थे? इसमें 86 लोग थे भारत के, और उसमें नाम बता दिया है कि राघव अरोड़ा 28 के हैं, अक्षय बंसल 29 के और भाग्यश्री जैन 29 की हैं। ठीक है, तो इन 3 लोगों को जो है टॉप रैंक में शामिल किया गया है। और इसके अलावा भारत के टोटल 86 लोग थे। ठीक, सबसे ज़्यादा भारत के लोग थे 86, सेकंड नंबर पर चीन था और जो थर्ड नंबर पर जापान था। ठीक है, ये चीज़ आपको जो है दिमाग में रखनी है। ठीक है, अगर हम देखना चाहें इसमें तो देखो जो भाग्यश्री जैन है, ये रही भाग्यश्री जैन, इनको किस रैंक से देखा गया है, मतलब किस रैंक में शामिल किया गया है? तो इनको शामिल किया गया है सामाजिक प्रभाव में। ठीक है, और उद्योग, निर्माण और ऊर्जा, इन सब में अक्षित बंसल और राघव अरोड़ा को। ठीक, अब इसके अलावा मनोरंजन और खेल की तरफ से पवित्राचारी को शामिल किया गया है, ये आपको दिमाग में रखना है। कला की तरफ से जो है जयशाह को शामिल किया गया है। ठीक है, चलो इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है। अगला जो है, अगली रिपोर्ट है वो है दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों की सूची जारी की गई है। ठीक, दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों की सूची जारी की गई है। अगर इसमें हम देखें तो देखो शीर्ष 10 सबसे अमीर शहरों के बारे में अगर हम देखें तो देखो पहले नंबर पर है न्यूयॉर्क शहर। ठीक है, पहले नंबर पर क्या है? न्यूयॉर्क शहर। दूसरे पर क्या है? दूसरे पर है बे एरिया शहर। ठीक है, ये भी कहाँ का है? ये भी यूएस का है। ठीक है, तीसरे पर क्या है? तीसरे पर है टोक्यो। ठीक, अब देखो क्या है, पहले पर है न्यूयॉर्क, दूसरे पर है बे एरिया जो कि दोनों ही जो है यूएस के हैं। ठीक है, तीसरे पर है टोक्यो जो जापान का है। ठीक है, इसमें दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची है, याद रखना। लेकिन इसमें ना अब टॉप 5 के बारे में अगर हम देखेंगे टॉप 5 में कौन है, तो इसमें टॉप 10 में 5 शहर केवल और केवल इसी के हैं। किसके हैं? इसी यूएस के हैं। ठीक है, अब इनसे संबंधित जो अलग अलग चीज़ें हैं वो एक बार हम देख ले रहे हैं। देखो दुनिया के 50 शहरों की वेल्थिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 यानी वर्ल्ड वेल्थेस्ट सिटीज रिपोर्ट को वैश्विक डेटा इंटेलिजेंस फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ के सहयोग से हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित किया गया है। ठीक है, जिसे मई 2024 में जारी किया गया था। ठीक, जिसे मई 2024 में जो है जारी किया गया। इस रिपोर्ट में दुनिया के सबसे धनी 50 शहरों की सूची दी गई है। सूची में उन शहरों को शामिल किया गया है जिसमें $1 मिलियन या उससे अधिक जो लिक्विडिटी है, वो संपत्ति यानी कि जो पैसा है, लिक्विडिटी का मतलब इनके पास अवेलेबल है, पैसा इनके हाथ में है उसको इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, संपत्ति वाले लोग रहते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, अब इसमें ये देखो कि सबसे धनी व्यक्ति को HNWI ठीक है, WI यानी कि उच्च मूल्य वाले व्यक्ति, ठीक है, के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके पास $1 मिलियन या उससे अधिक की तरल निवेश योग्य संपत्ति है। ठीक है, यानी ये कहना चाह रहा है कि जो फोर्ब्स है उसने जो रिपोर्ट जारी की है, तो जिन लोगों के पास $1 मिलियन या उससे ज़्यादा संपत्ति है, निवेश के लिए अवेलेबल है, उन लोगों को इसने HNWI कहा है। HNWI यानी कि हम कह सकते हैं कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ठीक है, हम कह सकते हैं H फॉर हाई, N फॉर नेटवर्थ और हाई नेट, W फॉर वर्थ। ठीक है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ठीक है, HNWI। ठीक है, यानी कि उच्च मूल्य वाले व्यक्ति, HNWI। आप इस तरीके से देख सकते हो, अगर उच्च मूल्य वाले व्यक्ति दिमाग में नहीं आ रहा है तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल दिमाग में रख सकते हो। ठीक है, इन्होंने एक तो इन लोगों को कहा है HNWI, वे लोग जो $1 मिलियन या उससे अधिक संपत्ति रखते हैं, यानी कि लिक्विडिटी रखते हैं कभी भी इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक, लेकिन इसके अलावा इन्होंने एक और शब्द दिया है, उसको बोला है सेंटी करोड़पति। ठीक है, सेंटी करोड़पति के अंतर्गत $100 मिलियन से अधिक की संपत्ति जो लोग अपने पास रखे हैं इन्वेस्ट के लिए ऑलवेज, उन लोगों को कहा है इन्होंने सेंटी करोड़पति। ठीक है, और अरबपति इन्होंने उन लोगों को कहा है जिनके पास $1000 मिलियन से अधिक की संपत्ति है। ठीक है, देखो HNWI के अंतर्गत कौन है? वे लोग जो $1 मिलियन से संपत्ति अधिक रखते हैं। ठीक है, ऑलवेज इन्वेस्ट के लिए। वहीं सेंटी करोड़पति के अंतर्गत कौन है? जो $100 मिलियन से ज़्यादा रखते हैं। और वहीं अरबपति के अंतर्गत हैं जो 1000 मिलियन से अधिक जो है संपत्ति रखते हैं कभी भी इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, ऐसे 3 तरह के लोगों को इन्होंने जो है वर्गीकृत किया है। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा जो अमीर शहर कौन सा है वो बता ही दिया, न्यूयॉर्क है। कहाँ का? यूएस का। ठीक है, अब देखो 50 शहरों में संयुक्त राज्य अमेरिका के 11 शहर और शीर्ष 10 में 3 शहर हैं।
ठीक है। अब मैंने गलती कर दी थी, मैंने टॉप 10 में शायद 5 बोल दी थी, जो कि गलत थे। टॉप 10 में इसके कितने हैं? 3 शहर हैं, ठीक है। हेनले रिपोर्ट के अनुसार, अब याद रखना है ये वाला पॉइंट, ठीक है। हेनले रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वित्तीय राजधानी शहर मुंबई में, ठीक है, जो मुंबई में 58,800 करोड़पति हैं, ये पॉइंट याद नहीं रखना है। याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि देखो 58,800 करोड़पति हैं, जिनमें 236 सेंटी करोड़पति और 29 अरबपति हैं, लेकिन मुंबई को दुनिया के 24वें सबसे अमीर शहर का दर्जा दिया गया है। अब याद इसमें ये रखना है कि जो मुंबई है, मुंबई को 24वां सबसे अमीर शहर जो है माना गया है, ठीक। वहीं दिल्ली की बात करी जाए तो दिल्ली भी इस लिस्ट में है, ठीक है, लेकिन दिल्ली को इसमें शायद 37वां स्थान, ठीक है, दिल्ली को जो है इसमें 37वां स्थान दिया गया है, ठीक है। अगर अपने भारत के कोई शहर हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन है? मुंबई, जिसने कौन सी रैंक पाई है? मुंबई ने 24वीं रैंक पाई है। सेकंड नंबर पर दिल्ली है, जिसने इसमें 37वीं रैंक पाई है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। इसके अलावा आपको इसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने के लिए हैं, ठीक। अब देखो इसमें स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है। चलो ठीक है, आपको इसमें से इसकी लोकेशन दिमाग में रखनी है पहले तो, ठीक है। नॉर्डिक कंट्रीज़ की जो है आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि भाई नॉर्डिक कंट्रीज़ की लोकेशन क्या है, ठीक है। सब देशों के बारे में इनकी सबकी आपको कैपिटल भी पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा ये याद रखना है कि स्वीडन है, और स्वीडन के अलावा अगर स्वीडन 32वां मेंबर बना है नाटो का, ठीक है। पहले नाटो को देख लेते हैं कि यूरोपीय देश स्वीडन भी अब अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य बन गया है। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन व अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ये सब छोड़ दो, ठीक है। याद रखना है कि वाशिंगटन में ये जो है मेंबर बना है। चलो क्या याद रखना है कि 32वां सदस्य बना है नाटो का, यानी टोटल नाटो में 32 सदस्य हो गए, ठीक है। स्वीडन बना है 32वां सदस्य, चलो ये भी याद हो गया। तीसरी चीज़ ये कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है वो पता होना चाहिए, और वाशिंगटन डीसी में जो है स्वीडन 32वां मेंबर बना है, ठीक। वाशिंगटन डीसी में इसके जो है दस्तावेज जो है सबमिट करे गए और वहाँ पर इसको सदस्य बनाया गया। इसके अलावा क्या, ठीक है, 32वां तो हमने देख लिया स्वीडन है, ठीक। लेकिन जो 31वां सदस्य कौन था हाल ही में बना हुआ, वो फिनलैंड था। एक ये और पॉइंट याद रखना है, ठीक है, आपको एक ये और पॉइंट याद रखना है। अच्छा, एक ये और चीज़ दिमाग में रखना कि ये जो नाटो के सदस्य भी बन रहे हैं, इनको हल्का सा दिमाग में इनमें ये चल रहा है कि जैसे जो रसिया है, रसिया ने जिस तरीके से क्रीमिया को अपने कब्जे में कर लिया, जिस तरीके से इसने यूक्रेन पर कब्जा किया है, यानी यूक्रेन पर आक्रमण किया है, उसी तरीके से कहीं इन देशों में से भी किसी पर ये आक्रमण ना कर दे, तो इस चीज़ को लेकर ये थोड़े से चिंतित हैं। तो इसके लिए ये नाटो के जो है सदस्य बने हैं। अब नाटो के सदस्य बनने से इनका क्या फ़ायदा होगा कि नाटो का जो भी सदस्य बनेगा तो वाशिंगटन संधि यानी कि वाशिंगटन ट्रीटी के अंतर्गत जो नाटो के सदस्य बनेंगे उसमें है एक अनुच्छेद 5, ठीक है। और अनुच्छेद 5 में ये बताया गया है कि अगर किसी देश के द्वारा जो भी नाटो के मेंबर्स हैं, उनमें से किसी पर भी अगर अटैक किया जाएगा तो नाटो इस तरीके से रिएक्ट करेगा कि ये अटैक नाटो के ऊपर किया गया है, और नाटो के सारे मेंबर्स मिलके जो भी जितने भी मेंबर्स होंगे उस देश के खिलाफ युद्ध जो है करेंगे, ठीक है। ये है किसके अंतर्गत, ये अनुच्छेद 5 के अंतर्गत कहा गया है। इसलिए ये देश इसका जो है सदस्य बनना है, ताकि ये रसिया जैसे देश से जो है अपने आप को बचा सकें, ठीक है। ये है रीज़न। चलो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ याद करने के लिए नहीं है। अगला है कि विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल, ठीक है। क्या है ये ब्लू होल? देखो 29 अप्रैल 2024 को फ्रंटियर्स इन मरीन साइंस, ठीक है, ये क्या है, जनरल है, मैगजीन है, नामक जनरल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मैक्सिको के समुद्र विज्ञानियों की एक टीम ने इस बात की खोज की है कि तामजा ब्लू होल, क्या है ये तामजा ब्लू होल, जो कहाँ पर है, ये है जो है साउथ चाइना सी में, ठीक है। तामजा ब्लू होल विश्व का तामजा ब्लू होल साउथ चाइना सी में नहीं है, ये जो है मैक्सिको की खाड़ी में, ठीक है। विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल या अभी तक का ज्ञात जल के नीचे विश्व का सबसे गहरा सिंक होल है, ठीक है। अब मैक्सिको की खाड़ी में भी एग्जैक्ट मैक्सिको की खाड़ी में नहीं है, ये आपको यूकाटन पेनिनसुला में एक बार खोज करके देखिए अपने मोबाइल में, वहाँ पर आपको चेतुमल खाड़ी मिलेगी, ठीक है। अच्छा ठीक है, चेतुमल खाड़ी एक तो मिलेगी वहाँ पर, इसके अलावा आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी इस चेतुमल खाड़ी का जो है आपको चित्र में भेज दूंगा, ठीक। तो देखो तामजा ब्लू होल है वो मैक्सिको की यूकाटन पेनिनसुला के दक्षिण पूर्वी तट पर चेतुमल खाड़ी में स्थित है, ठीक है। इन्होंने चेतुमल खाड़ी में इसकी जो है खोज की है, ठीक। और नए मापों से पता चलता है कि तामजा ब्लू होल समुद्र तल से कम 1380 फीट यानी कि 420 मीटर नीचे तक फैला हुआ है। और फिर आगे बताया कि यह ब्लू होल दक्षिण चीन सागर में संसा योंगले ब्लू होल से 480 फीट अधिक गहरा है। अब जो संसा योंगले ब्लू होल है ये दक्षिण चीन सागर में था, और इसके जो तामजा ब्लू होल है इसके सर्च होने से पहले
तामजा ब्लू होल के सर्च होने से पहले इसको सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू होल माना जाता था। इसके अंतर्गत क्या होता है कि समुद्र के अंतर्गत ना, समुद्र में कोई स्पेसिफिक ऐसी चट्टानें होती हैं जो अचानक ही नीचे को ढह जाती हैं ज़मीन में और नीचे चली जाती हैं, तो समुद्र की तली नीचे से पहले ये नीचे। इसके अलावा अगर ये चट्टानें ढह गई नीचे तो वो क्षेत्र ना बहुत गहरा बन जाता है और बहुत डार्क दिखाई देने लगता है यहाँ का पानी, ठीक है। नॉर्मल ब्लू दिखाई देता है सब जगह का, लेकिन यहाँ बहुत बिल्कुल डार्क दिखाई देने लगता है, इस पर ब्लैकनेस आ जाती है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ब्लू होल, ठीक। अच्छा देख लेते हैं आगे। ये कह रहे थे संसा योंगले ब्लू होल को ड्रैगन होल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये जो संसा योंगले ब्लू होल है, जो इससे पहले था तामजा ब्लू होल से पहले, सबसे बड़ा दुनिया का ब्लू होल, तो इसको क्या कहा जाता था, ड्रैगन होल भी कहा जाता था। तथा तामजा की खोज से पूर्व यह विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल होता था, ठीक है। इसकी गहराई की तुलना शिकागो के ट्रम्प टावर की ऊंचाई से भी की जा सकती है, ठीक। चलो, अब ब्लू होल जल के अंदर बने सिंक होल हैं, ठीक है। तब बनते हैं जब चट्टान जल के कारण अपक्षयित या नष्ट हो जाती है और फिर ढह जाती है, नीचे को बैठ जाती है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप एक बड़ा छिद्र सा बन जाता है, ठीक। चलो, इतनी सी बात हुई कंप्लीट। अगला है, ये क्या हो गया, चलो अगला है प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा। 22 से 23 मार्च 2024 को की गई है। याद ये रखना है कि मार्च में हुई है। भूटान की यात्रा प्रधानमंत्री ने कब की है, मार्च में की है, और 22-23 मार्च को अगर याद रख सकें तो और ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। एक तो ये आपको पॉइंट जो है याद रखना है, ठीक है। अगला क्या है, आगे देखते हैं कि आगे इसमें से क्या याद रखना है आपको, कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए अगले 5 वर्षों में रुपये 10,000 करोड़ की सहायता प्रदान करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने जो है इस अवसर पर की है। चलो, ये अमाउंट याद रखना कि 10,000 करोड़ की जो घोषणा है, तो किस देश को अभी प्रोवाइड करने की प्रधानमंत्री ने जो है घोषणा की है, तो वो भूटान को की है, जहाँ की इन्होंने यात्रा भी की थी, ठीक है। पेट्रोलियम उत्पाद और इन सब चीज़ों की जो है इन्होंने अंतरिक्ष, इन सब क्षेत्रों में इन्होंने जो है वो मतलब एक तरीके से सहायता करने का जो है अपना दस्तावेज जो है सबमिट किया है, ठीक है। तो अब है कि थिम्पू में एक समारोह में भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, एक ये और पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। इसमें क्या है, ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो, ये क्या है, ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। और इसको भारत के प्रधानमंत्री ने प्राप्त किया है, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। श्री मोदी को भूटान नरेश ने सम्मानित किया है। जो भूटान के इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले वह पहले गैर भूटानी हैं, वह पहले गैर भूटानी है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। अक्सर इससे जो इंटरनेशनल जो सर्वोच्च सम्मान दिए जाते हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न अक्सर आते रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो, ये याद रखना है, ये भूटान का है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अगला है कि 23 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने थिम्पू में भारत की मदद से निर्मित अत्याधुनिक अस्पताल ग्यालतुसुएन जेतसुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, ये भी याद रखना है कि इस हॉस्पिटल का जो है अनावरण प्रधानमंत्री ने किस देश में किया है, तो वो भूटान में किया है, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। बाकी ये 2019 से चल रहा है, जी हाँ, दूसरा चरण चल रहा है, ये सब भी देख लेना एक बार, पर ये इतना महत्वपूर्ण है नहीं। अगला है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024, ठीक है। इस इंडेक्स के बारे में आपको याद रखनी है, 20 मार्च 2024 को वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स डे के अवसर पर, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के अवसर पर विश्व के 143 देशों पर आधारित वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जो है वो जारी की गई है। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान। अब इस रिपोर्ट में बताया है कि भारत को 126वीं रैंक मिली है, ठीक है, और इससे पहले 2022 में भारत को 136वीं रैंक मिली थी, ठीक। और जो भारत का स्कोर है वो 4.054 है, ठीक। ये चीज़ इसमें आपको याद रखनी है। और इसके अलावा क्या याद रखनी है, इसके अलावा आपको इसमें से याद रखनी है कि इसमें जो पहला स्थान मिला है वो मिला है फिनलैंड को। किसको मिला है, पहला स्थान फिनलैंड को मिला है, दूसरा डेनमार्क को मिला है, तीसरा आइसलैंड को मिला है, चौथा स्वीडन को मिला है, और पांचवा इजराइल को मिला है। इन टॉप 5 का नाम आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन। अब देखने की बात यह है कि टॉप 5 में जो टॉप 4 देश हैं, ठीक है, ये जो 4 देश हैं, फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड और स्वीडन, ये कौन है, ये नॉर्डिक देश हैं, ठीक है। कौन है ये नॉर्डिक देश हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। तो अगर इस तरीके का है कि टॉप 5 ही नॉर्डिक देश हैं, तो नहीं, उनमें एक इजराइल भी है जो नॉर्डिक देश नहीं है, ठीक। टॉप 5 में कोई एशियाई देश नहीं है, ये गलत बात है, इजराइल एशियाई देश है, ठीक है। तो और अगर कहे कि टॉप 5 में 4 देश नॉर्डिक देश हैं, हाँ ये बात सही है। कहे कि टॉप 5 में 4 देश यूरोपीय देश हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखनी है। अच्छा, एक और इसमें पॉइंट है, एक पॉइंट ये कि जो फिनलैंड ने जो पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि यह लगातार 7वां वर्ष है जब खुशहाली के पैमाने पर
फिनलैंड शीर्ष पर है। यानी कि अगर इस तरीके से आए कि पिछले 5 साल से लगातार फिनलैंड इस जो खुशहाली इंडेक्स है उसमें शीर्ष पर बना हुआ है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत नहीं होगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही होगा। वहीं अगर हम देखें भारत की 126वीं रैंक है, म्यांमार 118 है, म्यांमार की हमसे बेहतर रैंक है, देखने वाली बात है। पाकिस्तान 108 है, इसकी भी हमसे बेहतर है। नेपाल 93 और चीन 60, इन दोनों देशों की भी हमसे बेहतर है। श्रीलंका की देखें तो 128 है, बांग्लादेश 129 और अफगानिस्तान 143। तो अगर देखें तो साउथ एशिया में अफगानिस्तान है, बांग्लादेश और श्रीलंका ये हमसे निचले पायदान पर हैं, जबकि हमसे पाकिस्तान बेहतर स्थिति में है, याद रखना, ठीक है। चलो अब ये इसमें क्या होता है कि जीरो से, इस याद रखना, 0 से 10 तक का स्कोर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो बेहतर प्रदर्शन करता है वो उसको जो है उच्च स्थान पर रखा जाता है, ठीक है। इसके लिए जो खुशहाली इंडेक्स है उसके 6 मानक निर्धारित किए गए हैं, और 6 मानकों में क्या क्या है देखो। एक है प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी कि पर कैपिटा इनकम, ठीक। दूसरा है सामाजिक समर्थन यानी कि लोग आपस में एक दूसरे को कितना समर्थन करते हैं, ठीक है, कितना समर्थन करते हैं, ऐसा ना हो कोई किसी पर क्या समस्या आ रही है किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तीसरा है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा यानी कि इनकी जो एवरेज एज है इंडियंस की या किसी की भी, तो वो पूरे जीवन अगर पूरी लाइफ कितने सालों तक जीते हैं, ठीक है, ये सब तो आपको पता है। इसके बारे में हमने कल बताया ही था, इसके बारे में आपको बताइए कितनी है, 67.2 है या 67.7 है या 67.9 है, बताओ कितनी है, ठीक है। या फिर 69.2 है या फिर 69.7 है या फिर 69.9 है, चलो ठीक है, इनमें से बताना है आपको, ठीक है। अब स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, उसके अलावा उदारता, ठीक है, उदारता यानी कि ये लोग कितना तो एडॉप्टेबल हैं, चीज़ों को, दूसरे देशों की चीज़ों को कितना एडॉप्ट करते हैं और कितना ये जो है अपनी चीज़ों को उधार रखते हैं। तीसरा है कि जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता यानी कि अन्य विकल्प इनके कितने बेहतर हैं जो जीवन को जीने के लिए सही रहेंगे। और भ्रष्टाचार पर धारणा शामिल है यानी कि इनके दिमाग में भ्रष्टाचार कितना है, इनके दिमाग में ये कितना है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार ज़्यादा है। इसमें इसके तहत क्या है कि मतलब लोगों से जाकर के ये सर्वे कराते हैं कि आपको क्या लगता है आपके देश में कितना भ्रष्टाचार है, तो वो लोग जितना बताते हैं उस हिसाब से, ठीक है। ये भ्रष्टाचार धारणा यानी कि इनके दिमाग में ये है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार है, तो ये जो दिमाग में धारणा बनी हुई है इन सब के आधार पर जो है इसको रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। चलो अब है लाई चिंग ते, ताइवान के नए राष्ट्रपति बने। एक तो ये नाम याद रखना है बस, लाई चिंग ते, ये ताइवान के नए राष्ट्रपति बने, ठीक है। और साई इंग वेन ये इनके स्थान पर बने, एक ये पॉइंट याद रखना है बस, ठीक है। दूसरा ये ताइवान स्ट्रेट की चर्चा हुई है, तो जाकर के ना मैं इसका भी फोटो भेज दूंगा, ठीक है। तो चाइना है, चाइना और ये जो ताइवान है, ठीक है, जो चीन है, चीन और ताइवान के बीच में जो ताइवान स्ट्रेट है वो है ताइवान स्ट्रेट, ठीक है। और ताइवान की जो है आप लोकेशन एक बार दिमाग में देख लीजिएगा। और ये जो अगर हम देखें कि जो मेन चाइना है, चाइना की मुख्य भूमि है, यहाँ से अगर ताइवान का अगर हम देखें कितनी दूरी है तो लगभग 160 किलोमीटर दूरी है, ठीक है, 160 किलोमीटर है, ठीक, स्ट्रेट अगर देखा जाए ताइवान स्ट्रेट, ठीक। तो ये आपको दिमाग में रखना है बस, बहुत ज़्यादा चीज़ें है नहीं याद करने वाली इसमें से, ठीक है, पूछ भी नहीं जाएंगी। अगला है यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024, ठीक है। तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 21 मई 2024 को दुनिया के 119 देशों पर आधारित यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक रिपोर्ट 2024 जारी की गई है, ठीक है। और रिपोर्ट के अनुसार सूचकांक में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, वहीं भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है। 2021 के सूचकांक में भारत 54वें स्थान पर था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो देखें एक बार इसके बारे में। देखो जो यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक है उसमें पहले पर है अमेरिका, दूसरे पर है स्पेन और तीसरे पर है जापान, ठीक है, ये भी याद रखना है। पहले पर क्या है अमेरिका, दूसरे पर स्पेन और तीसरे पर जो है जापान है, ठीक है। और इसमें अगर सबसे बुरी स्थिति है तो वो है माली की, ठीक है, यहाँ गृह युद्ध छिड़ा हुआ है माली में, ठीक है, यहाँ पर तख्ता पलट वगैरह ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर कौन ही जाएगा, ठीक है, कौन ही जाएगा पर्यटन के लिए। दूसरा सियरा लियोन है। अब यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर इतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी चल रही है कि यहाँ के जो लोग हैं सियरा लियोन के, यहाँ के लोग, यहाँ का ये युद्ध है वो बहुत ही ज़्यादा नशे में इस तरीके से डूब चुकी है कि यहाँ पर मानवों की हड्डियाँ, जो मानव मर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, उनकी हड्डियाँ निकाल के उनको खोद के उनकी हड्डियों से नशा कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है। तो ऐसे देशों में पर्यटन के लिए कौन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनकी रैंक जो है बहुत बुरी है। माली है, सियरा लियोन है, कैमरून है, अंगोला, मलावी, इन सब की, ठीक है। और जो भारत की रैंक है, भारत की रैंक 39 यानी कि 39वीं है। श्रीलंका की 76, पाकिस्तान 101, नेपाल 105 और बांग्लादेश 109। इसमें जो है भारत की रैंक इन सब में अपने पड़ोसियों में बेहतर है, ठीक है। भारत दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च स्थान पर है, ठीक है, यात्रा पर्यटन सूचकांक में, ठीक है, ये याद रखना है। चलो ठीक है, इतनी सी बात दिमाग में रखनी है। बाकी एक आध पॉइंट और है क्या इसमें, हाँ, इसमें बताया है जो 10 जो स्कोर दिए जाते हैं उसमें से बताया है, जो मानक होते हैं उनमें बताया है कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों में जो है 6वां स्थान प्राप्त किया भारत ने
ठीक है, जो स्कोर होते हैं उसमें, मतलब मानक होते हैं उनमें, और सांस्कृतिक और गैर अवकाश संसाधनों में इसने 9वां स्थान प्राप्त किया, इसमें बेहतर प्रदर्शन किया है उनको बताया गया, ठीक है। बट ये भी बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाने वाले, याद बस इसकी रैंक याद रखना, पड़ोसियों के साथ में इसने किस तरीके की जो है रैंकिंग रही है, और विश्व में जो है कौन पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, ये याद रखना, ठीक है। आगे है, यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले एआई कानून को मंजूरी दी है। एक ये पॉइंट आया है कि यूरोपीय संघ ने दुनिया का पहला एआई कानून जो है वो बनाया है, ठीक है। तो यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संसद में 15 जून 2024 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने में एक ऐतिहासिक कदम को चिन्हित करते हुए एआई अधिनियम को मंजूरी दी है। ये अभूतपूर्व, यानी इससे पहले नहीं हुआ है। कानून यूरोप के भीतर नवाचार को बढ़ावा देते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक नियम स्थापित करता है, ठीक है। चलो, अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो अगर ऐसी किसी कुछ इस तरह की इरेगुलेशन पाई जाती है तो कितना जो है ये मतलब दंडित कर सकते हैं, कितने पैसों से। तो वो बताया कि 35 मिलियन यूरो और 38 जो है मिलियन डॉलर, ठीक है। जो 35 मिलियन यूरो हैं वो लगभग 38 मिलियन डॉलर के बराबर होते हैं, या कंपनी के वार्षिक वैश्विक राजस्व का 7%, यानी कंपनी का जो वैश्विक जो टर्नओवर है, ठीक है, उसका 7% जो भी अधिक हो वैश्विक राजस्व, ठीक है, रेवेन्यू का जो एनुअल रेवेन्यू होगी कंपनी की पूरी ग्लोबल लेवल पर, उसका 7% जो भी अधिक होगा उसका जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। यानी अगर हम देखें तो 35 मिलियन यूरो का लगाया जाएगा जुर्माना, और 35 मिलियन यूरो का मतलब ये हो गया कि 38 मिलियन डॉलर का, ठीक है। और या फिर उस कंपनी का जो रेवेन्यू है 1 साल का, उसका 7%। इन दोनों में देखा जाएगा ज़्यादा क्या है, तो जो ज़्यादा होगा उसका उस कंपनी के ऊपर उतना ही जो है दंड लगाया जा सकेगा, ठीक है, जुर्माना लगाया जा सकेगा, ठीक है। और जुर्माना लगाने के अधिकार के साथ एआई अधिनियम लागू करेगा। यह कड़ा उपाय मजबूत एआई अधिनियम, चलो ठीक है, ये बस याद रखना है इसकी हल्की सी। आपको ये याद रखना है कि एआई पर जो पहला नियम कौन लेके आया है, वो ईयू लेके आया है, ठीक है। और हल्का सा वो भी याद रखना है कि कितना जुर्माना लगा सकता है, 7% वाला, ठीक है। 7% वाला पॉइंट याद रखना, ठीक है। और 35 मिलियन यूरो या फिर 38 मिलियन डॉलर, ठीक है। यह प्रतिबंध यूरोप में अपनी तरह का पहला प्रतिबंध है, और दुनिया भर में इस तरह की प्रणालियों को पहला बड़ा प्रतिबंध है, ठीक है, पहला है। चलो ठीक है, ये भी याद रखना है। चलो, डेंगू के नए टीके TAK-003 को WHO की मंजूरी मिली है, ठीक है। चलो ठीक है। पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है कि जो TAK-003 है ये किसका है, ये डेंगू का टीका है, ठीक है। किसका है ये, डेंगू का टीका है। WHO ने इसको अभी मंजूरी दी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसको 2022 में इंडोनेशिया एक देश है वो मंजूरी दे चुका है, ठीक है। इसके अलावा जो आसपास के थाईलैंड जैसे देश हैं उन्होंने भी इस टीके को मंजूरी दी हुई है पहले से ही, ठीक है। लेकिन हाल ही में WHO ने दी है, इसलिए ये चर्चा का विषय बन गया है, ठीक है। चलो, तो एक तो ये याद रखना है कि TAK-003 ये किसकी वैक्सीन है, ये डेंगू की है, ठीक। और WHO ने मंजूरी दी है, सबसे पहले इंडोनेशिया ने इसको मंजूरी दी थी, ठीक है। अब कह रहा है कि इस वैक्सीन को क्यूडंगा के नाम से जाना जाता है। चलो, इसका ये भी याद रखना है आपको नाम, आपको सिर्फ TAK-003 नहीं बल्कि क्यूडंगा नाम भी याद होना चाहिए, ठीक है। यह फार्मा कंपनी सनोफी पास्चर द्वारा विकसित डंगवैक्सिया के बाद WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाली दूसरी डेंगू वैक्सीन है, ठीक है। देखो, ये कह रहा है कि इस वैक्सीन को क्यूडंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह फार्मा कंपनी सनोफी पास्चर द्वारा विकसित डेंगवैक्सिया, क्या नाम है, डेंगवैक्सिया या CYD-TDB के बाद WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाली दूसरी डेंगू वैक्सीन है। अब जो डेंगू वैक्सीन है वो एक तो ये है TAK-003 यानी कि क्यूडंगा, इसको WHO ने प्री क्वालिफिकेशन के लिए मंजूरी दी है। इसके अलावा भी कोई है, जी हाँ, एक और है, ये है डेंगवैक्सिया, ठीक है। इसको भी मंजूरी मिली है, इसको CYD-TDB भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए कि इसको किसने बनाया है, जो TAK-003 है यानी क्यूडंगा है, इसको बनाया किसने है, तो देखो इस जो बनाया है इसे, वो बनाया है टाकेडा ने, ठीक है। क्या नाम है इसका, टाकेडा द्वारा विकसित यह एक जीवित क्षीणित टीका लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है। इसमें डेंगू का कारण बनने वाले वायरस के 4 सीरोटाइप के कमजोर संस्करण शामिल हैं। उसमें क्या है, 4 सीरोटाइप जो है कमजोर संस्करण यानी डाल दिए गए पहले से ही, ताकि एंटीबॉडी बना सके इंसान की, ठीक है। इस वैक्सीन के अंतर्गत तो आपको पता ही है कि जो हार्मफुल जो उसके अंदर वायरस जो भी होता है बैक्टीरिया, उसको कमजोर करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, ताकि उसके खिलाफ बॉडी जो है पहले से ही इम्यून सिस्टम बना ले, ठीक है, इम्यूनिटी जनरेट कर ले, ठीक है, बॉडी में। तो ऐसा ही बताया कि 4 सीरोटाइप के कमजोर संस्करण शामिल किए गए और उनको बॉडी में डाल दिया जाएगा ताकि डेंगू इंसान को बाद में हो ही ना, ठीक है, जो सभी प्रकार के 4 डेंगू सुरक्षा प्रदान करता है। चलो ठीक है। WHO द्वारा डेंगू की उच्च दर वाले क्षेत्र में रहने वाले 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों में TAK-003 के प्रयोग की अनुशंसा दी है, ठीक है। अब WHO ने कहाँ तक दी है कि 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों में, ठीक है, ये अनुशंसा WHO ने दी है। चलो, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट जो है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो ये वाली न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं, अगला है कि यूएई द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा शुभारंभ किया गया है। तो देखो 15 मई 2024 को यूएई ने जो है वो यूएई की कैबिनेट में पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रवासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा स्कीम को मंजूरी प्रदान की। यानी वे लोग जो पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रवासों में महत्वपूर्ण योगदान जिन्होंने दिया है उनके लिए, ठीक है। आज ये क्या हो रहा है अब कह रहा है कि यूएई द्वारा शुरू किया गया यह वीज़ा एक दीर्घकालिक निवास कार्यक्रम है जो उन व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति असाधारण समर्पण और प्रयास प्रदर्शित किए हैं। यूएई की सरकार ने वर्ष 2023-24 को ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी घोषित किया है, ठीक है। तो यूएई की सरकार ने 2023-24 को क्या किया है, ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी घोषित किया है, ये भी पॉइंट याद रखना है। चलो, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए ईयू का पहला कानून, चलो ये भी ईयू ने पहला लाया है, एआई पर भी पहला लाया है और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए भी यूएई पहला लाया है, ठीक है। 7 मई 2024 को यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के देशों ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए समर्पित अपना पहला कानून पारित किया है, ठीक है। इस व्यापक कानून के अनुसार यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों को महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा, महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध घोषित किया है, ठीक है। इस तरह का अगर कोई अपराध होता है तो उसके लिए अपराध घोषित किया है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को 3 वर्ष के अंदर, जो भी यूरोप के सदस्य देश हैं उनको 3 वर्ष के अंदर इन नियमों का जो है पालन करना है और ये कानून अपने देश में लागू कर देने, ठीक है। इस कानून के तहत अपराध की गंभीर स्थिति के आधार पर 1 से 5 वर्ष की कैद की जो है सजा का प्रावधान किया गया है। और यदि जिसने ये अत्याचार किया है महिला के ऊपर, वो अगर जो पीड़ित नाबालिग है, ठीक है, अगर महिला नाबालिग है या अपराधी के साथ उसका घनिष्ठ पारिवारिक संबंध है, जैसे कि पति पत्नी या पूर्व पति यानी एक्स हस्बैंड, तो कानून इससे अधिक दंड देने का भी प्रावधान करता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो। चलो, अब है विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024। इसके बारे में बताया है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी कि IOM ने 7 मई 2024 को विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी की है, ठीक है। अब इसके बारे में बताया है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2022 में भारत को $111 बिलियन से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ है, यानी कि रिमिटेंस प्राप्त हुआ है, ठीक है। अच्छा, चलो देख लेते हैं इसमें। भारत से अनुमानित 1 दशमलव, ये पॉइंट याद करने वाला है कि भारत से अनुमानित 1.8 करोड़ लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी के रूप में विदेशों में कार्यरत हैं, जिसमें सर्वाधिक संख्या यूएई में है 3.47 मिलियन और अमेरिका में है 2.7 मिलियन सेकंड नंबर पर, और सऊदी अरब में है 12.5 मिलियन। ये यहाँ पर पॉइंट गलत हो गया, 1.25 मिलियन होगा, ठीक है, थर्ड नंबर पर, ठीक है। पहले नंबर पर यूएई, दूसरे पर यूएस और तीसरे पर सऊदी अरबिया, ठीक है। ये याद रखना है, भारत के जो प्रवासी सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, यूएई में, दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे में सऊदी अरब। और जो सबसे ज़्यादा जो रिमिटेंस प्राप्त किया है भारत ने, सबसे ज़्यादा प्राप्त किया है $111.22 बिलियन, और ये है मैक्सिको जो दूसरे नंबर पर है, फिर है चीन तीसरे नंबर पर। लेकिन इनका ये जो संख्या है वो काफ़ी कम है, मैक्सिको की 61 है और चीन की 51 है, जो बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं ये देश, ठीक है। इसमें पाकिस्तान भी 6वें नंबर पर है, याद रखना है, ठीक है। बांग्लादेश जैसे देश भी और इसमें अपनी रैंक बनाए हुए हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा अगर इसमें से कोई पॉइंट है नहीं, इसके अलावा कुछ ज़्यादा है नहीं। ये कह रहा है कि 2024 की प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण $831 बिलियन का रहा, जो 2021 में $791 बिलियन का था। ओवरऑल देखा जाए तो बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है 2024 में जो प्रकाशित की गई, ये 2022 की रिपोर्ट है, ठीक है। इतना डेटा लग जाता है इतना एनालाइज करने में इतने लंबे समय तक, ठीक है। चलो आगे आते हैं। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस का टीका बनाने वाला दुनिया का पहला देश। पहले तो यही हेडलाइन याद कर लेनी है कि नाइजीरिया मेनिंजाइटिस का टीका बनाने वाला दुनिया का पहला देश है। मेनिंजाइटिस को एक बार इंटरनेट पर डाल के देख लेना, ये एक प्रकार की रीढ़ और इन सब में सूजन होने वाली बीमारी होती है, ठीक है। चलो, ये क्या है कि नाइजीरिया अप्रैल 2024 में मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नई मीन 5CB, चलो इसको भी याद रखना है, ये कुछ ऐसे कोड वर्ड से हैं, इनको आपको दिमाग में रखना ही रखना है। मेन 5CB ये रखना है याद, ठीक है। मेन 5CB वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, ठीक है। और कह रहा है कि यह वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा अनुशंसित है और एक शॉट में मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया, जो किसके लिए होता है, जो होता है मेनिंजाइटिस के लिए, ठीक है। मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के 5 प्रकारों से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, मेनिंगोकोकस। अब मेनिंजाइटिस बताओ वायरस से होती है बैक्टीरिया से होती है, दिमाग में अभी तक तो आ जाना चाहिए। नाइजीरिया अफ्रीका के 26 मेनिंजाइटिस हाइपर एंडेमिक देशों में से एक है, जो अफ्रीकी मेनिंजाइटिस बेल्ट, अफ्रीकी मेनिंजाइटिस बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेनिंजाइटिस के जो है रोगी पाए जाते हैं। वैक्सीन और आपातकालीन टीकाकरण गतिविधियों को ग्लोबल वैक्सीन अलायंस यानी कि गावी द्वारा वित्त पोषित किया गया है। और मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों में होने वाली एक खतरनाक सूजन है, ठीक है। रीढ़ की हड्डियों में और गर्दन तक और मस्तिष्क ब्रेन तक हो जाती है ये।
यह वायरस बैक्टीरिया, कवक, परजीवियों के कारण हो सकती है, जिसमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सबसे गंभीर है। इस देखो पॉइंट को एक बार देखो दोबारा से। यह वायरस बैक्टीरिया, कवक और परजीवी के कारण हो सकती है, लेकिन जिसमें बैक्टीरिया की मेनिंजाइटिस है वो बीमारी वो सबसे गंभीर है, ठीक है। लेकिन ये हो सकती है सबसे, चाहे कवक हो यानी कि फंगाई हो, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, ठीक। यहाँ तक कि परजीवी से भी, ठीक, प्रोटोजोआ से। अब कह रहा है कि WHO ने वर्ष 2030 तक मेनिंजाइटिस को पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये भी पॉइंट याद करने वाला है, ठीक है। चलो ये पॉइंट याद रखना आप लोग। अगला है WHO द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ। ये कह रहा है कि 18 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर, पेशेंट सेफ्टी राइट चार्टर का शुभारंभ किया गया है। रोगी सुरक्षा पर छठे वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन 17-18 अप्रैल 2024 के मध्य चिली के सेंटियागो में किया गया था, ठीक है। चलो ये याद रखना, ये वाला कि रोगी सुरक्षा पर जो छठा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है वो 17-18 अप्रैल 2024 को और चिली के सेंटियागो में किया गया था, ठीक है। चलो, यह चार्टर मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनों, नीतियों, दिशा निर्देशों को तैयार करने में हितधारकों का समर्थन करेगा, ठीक है। आगे आते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये वाले पॉइंट याद रखना है बस। अगला है कि विश्व के 10 सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची जारी की गई है, ठीक है। और जिसमें इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है जो इंडिया भारत का, वो टॉप 10th रैंक में आया है, यानी 10वीं रैंक पर आया है, ठीक है। देख लेते हैं। 15 अप्रैल 2024 को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ACI वर्ल्ड द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में नई दिल्ली यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2023 के 10वीं रैंक दी गई है, ठीक है। 2022 में इसमें 9वीं रैंक थी, ठीक। अब एक बार इसकी लिस्ट देख लेते हैं अगर दी हुई है तो। बिल्कुल देखो, शीर्ष 10 हैं यानी टॉप 10 है, उनमें पहले पर है अटलांटा जो US का है, दूसरे पर है दुबई जो UAE का है, तीसरे पर है डलास, फोर्थ बर्थ अमेरिका का है जो, और आगे अगर हम आते हैं तो 10th रैंक जो है वो है IG नई दिल्ली यानी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली, ठीक है। ये IG नई दिल्ली भारत है, ठीक है, यानी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली है, ठीक। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है बस, इतनी ही, ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें से दिमाग में देखनी नहीं है। हाँ, टॉप 10 में सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में सबसे ऊंची छलांग टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट ने लगाई है, ये याद रखना है, ठीक है बस। अगला है वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। 9 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। भारत को रिपोर्ट में वायरल हेपेटाइटिस, विशेष रूप से हेपेटाइटिस B एवं C संक्रमण का सामना करने वाले देशों में चिन्हित किया गया है, ठीक है। अब WHO की यह रिपोर्ट दुनिया भर के 187 देशों से बीमारी के बोझ और आवश्यक वायरल हेपेटाइटिस सेवाओं के कवरेज पर नवीनतम अनुमान प्रस्तुत करती है। चलो ठीक है, ये तो याद ही रहेगा कि 187 देशों को शामिल किया गया है और भारत में हेपेटाइटिस B एवं C संक्रमण का जो है भारत सामना करने वाला देश रखा गया है। चलो ठीक है, अब इसमें से देखने वाला ये है कि भारत में 2022 में वायरल हेपेटाइटिस के 3.5 लाख से अधिक मामले थे। बस ये एक फैक्ट याद रखना, ये देखा जाए तो ये मीन्स में भी काम आएगा, ठीक है। जो पूरे वैश्विक स्तर पर 11.6% था। इस अवधि में वायरल हेपेटाइटिस से भारत में 1.23 लाख लोगों की मौत हुई है, ठीक है, ये याद रखना है। वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या नहीं, ये चीज़ नहीं है इतनी इंपॉर्टेंट। हेपेटाइटिस B इससे 2.9 करोड़ और C जिसे 0.55 करोड़ मामले में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा स्थिति कहाँ पर पूरी है, चीन की, दूसरे नंबर पर है भारत, ठीक। चलो, और इसमें से कुछ याद करने वाली है। हाँ जी बिल्कुल, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 9 से 11 अप्रैल 2024 तक पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन, कहाँ हुआ है इसका शिखर सम्मेलन का आयोजन, पुर्तगाल में हुआ है, लिस्बन में, ठीक। यह रिपोर्ट जारी की गई। WHO ने वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, जी हाँ। और हेपेटाइटिस जो है लीवर की सूजन संबंधी स्थिति को संदर्भित करता है। हेपेटाइटिस में क्या होता है, जो बीमारी है वो कहाँ होती है, मनुष्य के लीवर में हो जाती है, ठीक है, कहाँ हो जाती है, मनुष्य के लीवर में। चलो, भारत के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय संस्थानों की US रैंकिंग, चलो यहाँ से ये जो है यहाँ से नेक्स्ट क्लास यानी क्लास 13 में इसको कवर करते हैं। तो क्लास जो 12 है वो यहीं तक खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।